कंट्री के बारे में बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, वीज़ा भी आ रहे हैं, प्रोसेस भी हो रहा है, सारा काम हो रहा है। और इस कंट्री के बारे में आप बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं, ये भाई जापान का अप्रूव्ड वीज़ा। रिसेंटली मैंने स्टोरी भी डाली थी, वीडियो भी डाली थी इंस्टाग्राम पे। जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उनको उनको पता भी होगा, उनकी क्वेरीज भी आई थी, उन्होंने देखा भी है। तो भाई जापान के वीज़ा के बारे में, इनका वीज़ा अप्रूव हुआ रिसेंटली। पंजाब से हैं ये संदीप जी, इनका वीज़ा भी रिसेंटली आया है। और इनका वीज़ा कैसे अप्रूव हुआ, इनकी प्रोफाइल क्या थी, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत सारे लोग भाई मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि यार चंडीगढ़ में सबमिशन करना है तो हमें अपॉइंटमेंट का क्या वहाँ पे चल रहा है। ऐसा कि आप दिल्ली में, चंडीगढ़ में, दोनों ही जगह कहीं पे भी आप जाओ तो वॉक इन है अभी के टाइम में। बिना किसी अपॉइंटमेंट के आप अपनी फाइल सबमिट कर सकते हो, कोई भी जा सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पे सबमिशन करना है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ, चंडीगढ़ अगर आप सबमिशन कर रहे हो तो वहाँ पे आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाने होते हैं। 3 डिमांड ड्राफ्ट बनाने होते हैं, 800, 550 और एक 500। तो ये डिमांड ड्राफ्ट आपको वहाँ लेके जाना। अगर नहीं लेके गए अगर आप, तो भाई आपकी फाइल सबमिट नहीं होगी, ये ध्यान रखना। मोस्टली लोगों को ये पता ही नहीं है, वहाँ पे चले जाते हैं और उनको पता ही नहीं होता। तो इस थोड़ा सा इस चीज़ से भी आप बचो। पूरी फुल इन्फॉर्मेशन आप लेके जाया करो भाई, जब भी आप फाइल सबमिट करने जाते हो। तो अपने तो किसी क्लाइंट को इशू आया नहीं, क्योंकि भाई सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही उनके पास चली जाती है और फाइल सबमिशन करने में कोई इशू भी नहीं आया किसी तरीके का। तो सेम चीज़ इस केस के बारे में बात करेंगे भाई। इनका वीज़ा ऑलमोस्ट आ गया है 22 डेज में। तो बहुत सारे लोगों के सवाल हैं कि भाई अभी जापान के डॉक्यूमेंट्स क्या लग रहे हैं, प्रोसेस टाइम कितना है, सबमिशन के बाद कितना टाइम लग रहा है, डॉक्यूमेंट्स फाइल रेडी करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, किस तरीके की प्रोफाइल पे वीज़ा आ रहे हैं, किस तरीके की प्रोफाइल पे वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं। तो काफ़ी सारे सवाल आप लोगों के मन में है। इन्हीं चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अभी ये वीडियो पूरी देखना। और जापान वीज़ा से रिलेटेड अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ भी है, तो आप हमें इंस्टा पे फॉलो करो। हमसे भी अगर बात करनी है, फिर हमसे आपको फाइलिंग करानी है, कुछ भी कराना है, तो भी आप इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो। डिस्क्रिप्शन के टू द चैनल, मैं रोविंद निमान आपका स्वागत करता हूँ। और भाई इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं जापान के अप्रूव्ड वीज़ा के बारे में। ये जो वीज़ा है भाई जापान का, आ रहे हैं वीज़ा। देखो रेशो आप लोग पूछ रहे हो कि क्या रेशो है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। आप वीडियो पूरी देखना और अच्छी लगे तो इसको शेयर जरूर कर देना भाई, क्योंकि आप लोगों का ये अपना चैनल है। और मेरे हिसाब से जो ऑथेंटिक या इन इन्फॉर्मेशन या रियल इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे मिल रही है ना भाई, वो लाखों रुपए देकर भी आपको कहीं बाहर नहीं मिलेगी। ये इस चीज़ की मैं गारंटी आप लोगों को दे सकता हूँ। लोग छुपाते हैं सारी चीज़ें, जो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ ना, हर एक चीज़ ऐसे छुपाई जाती है भाई। और इस चीज़ को आप समझो कि जब सारी चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं विद प्रूफ, तो इसके अलावा और कुछ नहीं होता। बहुत सारे बंदे मेरे से बहस करने लग जाते हैं कि यार नहीं, वहाँ पे तो आइटनरी ऐसी नहीं लगती जैसी आप बता रहे हो। मैंने बोला कि भाई नहीं लगती तो फिर आप सबमिट कर दो जाके। जब रिजल्ट नेगेटिव आता तो फिर आते हैं कि यार ये ऐसे हो गया, ये तो गड़बड़ हो गई। तो भाई देखो, जब भी किसी भी कंट्री का आप, सिर्फ जापान की मैं बात नहीं कर रहा, किसी भी कंट्री का अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपको ऑफिशियल चेकलिस्ट होती है। सिर्फ उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। बहुत सारे बंदे नहीं सर 6 मंथ की स्टेटमेंट हम मांग रहे हैं, एम्बेसी ने मांगी है 6 मंथ की स्टेटमेंट, तो वो देनी पड़ेगी स्टैम्प और साइन करके। मैंने बोला कि भाई नहीं चाहिए, कोई ऐसा कन्फ्यूज़न या फिर कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल एक चीज़ समझो, जो एम्बेसी ने चेकलिस्ट दी उसके हिसाब से आप डॉक्यूमेंट्स दो, अदरवाइज कोई डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है। जापान का जुरिस्डिक्शन के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी के डॉक्यूमेंट मांगे जाते हैं भाई। जैसे अभी दिल्ली में स्टेटमेंट वगैरह सब मांगी जाती है, लेकिन हैदराबाद में, अहमदाबाद में वहाँ पे स्टेटमेंट नहीं लेते हैं। मुंबई में वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट नहीं लेते आपसे। मैं एक बार पहले हमने एक क्लाइंट का ऐसे ही निकला था, गुजरात से थे, उनका वीज़ा आ गया था। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें थोड़ी अलग अलग होती है, बट वो जुरिस्डिक्शन के हिसाब से आपको चेंज करना पड़ता है। तो ऐसे किसी की भी मतलब आप बहकावे मत आना कि यार ये हो गया वो हो गया और ये चीज़ आप डालो और वो ट्रैवल हिस्ट्री वगैरह ये सब डाल दो, तो ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। अब दूसरी चीज़ मैं डॉक्यूमेंट्स आपको बताता हूँ भाई, लेटेस्ट क्या है। डॉक्यूमेंट्स आपको सबसे पहले कौन कौन से लेके जाने चाहिए या फिर रेडी करने चाहिए। आपका सबसे पहला पासपोर्ट, ठीक है। फोटो में भी बहुत बंदे कंफ्यूज रहते हैं भाई, फोटो की वजह से भी बंदों की फाइलें सबमिट नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि कौन सा लगाना है। 2x2 साइज का एक फोटो होता है, वो थोड़ा सा नॉर्मल साइज से थोड़ा बड़ा फोटो होता है। वाइट बैकग्राउंड मैट फिनिशिंग, वो फोटो जापान मांगता है आपसे। जैसे कि टर्की में भी बहुत सारे, अगर लगाया होगा किसी बंदे ने तो उसको पता होगा। तो 2x2 साइज का फोटो लगता है।
वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, कवर लेटर, ट्रैवल आइटनरी, होटल बुकिंग, फ़्लाइट्स, ये सारी चीज़ें मर्ज होनी चाहिए। सारी चीज़ों में जो डॉक्यूमेंटेशन का, ट्रैवल का सिंक्रोनाइजेशन है वो जरूर होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें उसमें मेंशन करनी होती है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने अभी आपको बताई ये, इसके अलावा जो आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं, आपका बैंक स्टेटमेंट 3 मंथ का दिल्ली जो जुरिस्डिक्शन है यहाँ पे मांगा जाता है। 3 महीने की आपकी बैंक स्टेटमेंट हो गई विदाउट स्टंप और साइन। स्टंप और साइन अगर आप करवा रहे हैं तो आप करवा सकते हो, लेकिन ये मैंडेटरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। ठीक है। दूसरी चीज़ आपका ITR होना चाहिए लेटेस्ट, 1 साल की वो मांगते हैं। अगर आपके पास ITR नहीं है तो आपको एक कंसेंट देना पड़ता है कि भाई मैं ITR के दायरे में नहीं आता, तो मैं ITR फिल नहीं करता। उसका रीज़न आपको देना पड़ेगा, वो बेसिकली रीज़न आपको एज ए कंसेंट देना पड़ेगा अगर आपके पास ITR नहीं है तो। और अगर ITR नहीं है तो फिर 3 की बजाय आपको 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ेगी। तो ये डॉक्यूमेंट्स हैं। और बिजनेस अगर आप करते हैं तो बिजनेस प्रूफ, उसमें MSME, GST, एक ट्रेड लाइसेंस वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। तीसरी चीज़ आती है आपका सैलरी। अगर किसी कोई जॉब करता है तो जॉइनिंग लेटर, NOC और सैलरी स्लिप्स, ये उसकी अलग से बढ़ जाती हैं। ये 3 चीज़ें बढ़ जाती हैं। तो ये सारा जो चीज़ है, सारी चीज़ जो भी हैं, ये चीज़ आप रेडी करके, सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके आप वहाँ पे जाओ, सबमिशन कर दो। वॉक इन है कि कोई अपॉइंटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है चंडीगढ़ और दिल्ली में। ठीक है। तो ये आपको करना है। आप गुड़गांव में भी कर सकते हो, बहुत सारे बंदे पूछते हैं उसके बारे में, तो वहाँ पे भी कर सकते हो। वहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप कोई अलग डॉक्यूमेंट मांगा जाता है, तो सेम है। तो ये तो थी डॉक्यूमेंट की बात। अब इनकी प्रोफाइल में बताता हूँ भाई। इन्होंने एशिया ही ट्रैवल था, कोई ऐसा नहीं था कि भाई कोई बड़ी कंट्री ट्रैवल कर ली, कोई टर्की शनिकन ट्रैवल किया हुआ था, नहीं। सिंपली इनका थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर ये और वियतनाम, ये 3-4 कंट्री इन्होंने ट्रैवल कर रखी थी। और इसके अलावा कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी। बैंक अकाउंट में इनके 6 लाख के आसपास अमाउंट था। ठीक है। रफ राउंड फिगर इसीलिए लेके चलते हैं भाई, ताकि कोई एग्जैक्ट अमाउंट बताना या ऊपर नीचे हो सकता है, सबका ही होता है, कोई बड़ी बात नहीं। एग्जैक्ट तो आप लेके नहीं चलोगे कि हाँ ऐसा ही होगा। ठीक है। इनका बिजनेस प्रूफ था MSME। जो MSME बोलते हैं यार, MSME वीज़ा नहीं आता, तो MSME वीज़ा आता है भाई। कोई GST नहीं था इनके पास। ये वीज़ा जो है MSME पे ही आया हुआ है, यानी कि जो सर्टिफिकेट नॉर्मली बन जाता है वो उस सर्टिफिकेट पे ही वीज़ा होगा। तो आप लोगों के भी जो डॉक्यूमेंट थे इनका मैं इनके बता रहा हूँ इसलिए, ताकि आप लोग अगर ये पास है या फिर प्रोफाइल आपकी मिलती जुलती है तो आप अप्लाई कर सकते हो, बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, आपके भी चांसेस हैं। तो बहुत सारा बेनिफिट ये मिल जाता है कि अगर आपको जापान का वीज़ा मिल गया, ये स्टिकर वीज़ा आपको मिल जाता है ना, तो आप ताइवान का VV वीज़ा ले सकते हो, उसका से भी बोलते हैं, वो बड़ी आसानी से मिल जाता है, वो ले सकते हो आप और ट्रैवल कर सकते हो। अगर इंडिया से आपको ताइवान का वीज़ा चाहिए तो आपको फिर एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। स्टिकर वीज़ा मिलता है, ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है, बट प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ, जैसे कि जापान में होता है सेम वैसे होता है, ऐसे आपको करना पड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर स्टिकर आपके पास लग जाता है, इसके बाद आपके शेंगन के अच्छे चांस होते हैं। भाई प्रोफाइल देखो, मैं शेयर भी करता हूँ, जैसे कई प्रोफाइलों पे क्या कि हमने पहले किसी कंट्री का लगवाया, फिर नॉर्मल दूसरी किसी कंट्री का लगवाया, फिर उनकी ट्रैवल हिस्ट्री बनी, थोड़ा सा अच्छी कंट्री का लगवाया, फिर शेंगन, UK, जापान वगैरह अच्छी कंट्री का फिर वीज़ा मिल जाते हैं। बट स्टेप बाय स्टेप, प्रोसेस बाय प्रोसेस आपको चलना पड़ता है। एक रात में या फिर ओवरनाइट कुछ नहीं होता, आपको वेट करना पड़ता है भाई। अपनी प्रोफाइल एक दिन में तो बनेगी नहीं, आप ट्रैवल भी करोगे तो एक दिन में तो होगा नहीं, है ना। तो आप चीज़ थोड़ा सा समझो और खुद फिर उस पर काम करो, अपनी प्रोफाइल पे काम करो। इधर उधर ज़्यादा पैसे देने का कोई मतलब ही नहीं बनता। नॉर्मल बजट में आप सर्विस ले सकते हो भाई, वीज़ा फाइलिंग करा सकते हो जापान वीज़ा से रिलेटेड। ये वीज़ा नॉर्मली जैसे इनको मिला है तो आप लोगों को मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। आप मिल लो, ट्रैवल करके आओ, फिर आप किसी दूसरी कंट्री में जाओ, वहाँ पे ट्रैवल करो, फिर शेंगन अप्लाई करो, फिर UK अप्लाई करो, ऐसे भाई आपको वीज़ा मिल जाते हैं। तो लीगली करो जो भी करना है, इलीगल मत करो भाई। बहुत लोगों को परेशानी होती है। किन को परेशानी होती है? जो जेन्युइन ट्रैवलर होते हैं। खैर वो एक अलग मैटर है। तो जापान का भी रेशो भाई, रेशो अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल 75% रेशो है इनका। एक संदीप जी हमारे थे, उनका रिफ्यूज़ भी हुआ है। उनका इनसे कम ट्रैवल हिस्ट्री थी, बैंक बैलेंस भी थोड़ा सा कम था, तो उनका एक रिफ्यूज़ भी हुआ है भाई, रिफ्यूज़ल भी आया है।
वो भी आप लोगों को बताना जरूरी है। देखो मोस्टली आपको लोगों को क्या दिखेगा, मोस्टली आप लोगों को दिखेगा कि भाई ये वीज़ा अप्रूव, ये वो वीज़ा अप्रूव, इतने वीज़ा अप्रूव। एक वीज़ा अगर आपको कोई दिखा रहा है तो कोई ये तो बता नहीं रहा कि भाई हाँ पीछे रिफ्यूज़ल कितने हैं। कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा आपको। रिफ्यूज़ल का तो जिक्र ही नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ भाई, इनका अप्रूव हुआ है। संदीप जी हमारे थे, उनका रिफ्यूज़ भी हुआ है। तो वो भी पंजाब से थे और ये भी पंजाब से ही हैं। तो डिफरेंस क्या है? प्रोफाइल। हर एक चीज़ आपकी काम करेगी, वो करेगी आपकी प्रोफाइल। अपनी प्रोफाइल पे काम करो। किसी को भी, मैं वो कह रहा था, किसी को भी पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ आप समझो भाई। बहुत सारी चीज़ें देखो वीडियो में ऐसी पता चलती हैं आपको, जो एजेंट लोग छुपाते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि हम ये काम करते हैं। टूरिस्ट वीज़ा एप्लीकेशन हम कर रहे हैं भाई। इससे रिलेटेड मैं आपको 110% इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। एक एक चीज़ की मैं इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ आपको, जो लोग नहीं बताते। हमें तो पता है कि कैसे क्या हो रहा है, सब कुछ, हम सब कुछ पता है भाई। इतनी एप्लीकेशन डलती हैं, अप्रूवल आप लोग देख रहे हो, इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी शेयर करते हैं, वीडियोस में शेयर कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट भी शेयर कर रहा हूँ मैं, ताकि थोड़ा आपको ये एग्जैक्ट पता चल जाए कि हाँ भाई एक्चुअल में क्या, कैसे प्रोसेस होता है, क्या हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें भाई जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो आप लोग सिर्फ वीडियो में देखते हो और आप लोगों को लगता है कि हाँ सब कुछ ऐसा ही है। सब कुछ ऐसा नहीं होता, सब कुछ वैसा होता है। तो आप खुद समझदार हो भाई। और मेरे हिसाब से मैंने सारी चीज़ इसमें बता दी हैं। सक्सेस रेशो भी ठीक है आपकी। मैं बता देता हूँ नॉर्मली कि अगर आपके पास अकाउंट में 4 से 5 लाख पड़ा हुआ है या इससे भी ज़्यादा अमाउंट है, आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपकी ITR ठीक है, अकॉर्डिंग टू द बैंक स्टेटमेंट वो मैच कर रही है, आपकी 3-4 कंट्री की ट्रैवल हिस्ट्री है एशिया में ही, तो डेफिनेटली आप अप्लाई करो, वीज़ा मिलेगा भाई, चांसेस अच्छे हैं। बाकी रिफ्यूज़ल से घबराना नहीं है। ऐसा नहीं कि भाई रिफ्यूज़ल आ गया तो पता नहीं क्या हो गया, कोई कंट्री वीज़ा नहीं देगी, ऐसा कुछ नहीं होता। रिफ्यूज़ल के बाद भी हमने दूसरी कंट्री के वीज़े लगवाए हैं, उसके बाद फिर दोबारा अच्छी कंट्रियों के वीज़े लगे हैं। ऐसा होता है, पॉसिबल है बिल्कुल 110%। तो